हमारे मध्य में उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत आर्य जगत के तपोनिष्ठ त्यागी तपस्वी सन्यासी पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, हमें बड़ा गर्व है कि आज हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में जो पधारे हुए हैं, काषाय वस्त्र धारण किए हुए तेजस्वी युवा सन्यासी, जो राजस्थान की सीकर की धरती से, जो राजस्थान की बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से चुनाव जीतकर भारत की लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। न केवल सीकर का बल्कि रोहतक का भी कर रहे हैं। और वो बात मैं इसलिए कहता हूँ कि पूज्य स्वामी जी सन्यासी तो हैं, किंतु उनका जन्म स्थान इसी रोहतक के ज़िले के अंदर बालंद गांव के अंदर कभी बचपन में ये खेले भी होंगे। और इन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने एक प्रकार से पुरुषार्थ से राजस्थान को कार्यक्षेत्र बनाया और वहाँ न केवल वहाँ की आर्य समाज की जो बॉडी थी उसका पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया। न केवल इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की उस स्थान को, जहाँ उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था उदयपुर में, उस सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाली उस जगह को, जो बहुत ही विशेष स्थान है वहाँ का कंपनी बाग में, जो वहाँ के राजा का महल था, उसको भैरव सिंह शेखावत जी से पूरी तरह से आर्य समाज को समर्पित करवाने में स्वामी सुमेधानंद जी ने जो वहाँ पर कार्य किया। इन सारी बातों को देखते हुए आज मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज वे भाई विवेकानंद शास्त्री जी के इस जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। मैं आप सब की ओर से, पूरे आर्य समाज की ओर से और रोहतक जिले के सभी हमारे यहाँ के नागरिकों की ओर से पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वो भाजपा के सांसद हैं, किंतु मैं ये देखता हूँ कि जब लोकसभा में जब भी बोलते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आर्य समाज और महर्षि दयानंद उनकी वाणी से जरूर झलकता है। और ये देख करके हमको बहुत अनुभूति होती है विशेष रूप से अंदर से कि ऋषि दयानंद का एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा सैनिक लोकसभा में उनके विचारों को प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज हम और आप सभी लोग हमारे भाई विवेकानंद जी के इस जन्म उत्सव पर यहाँ पर एकत्रित हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ पर हैं, मैं उन सबको संबोधन देना चाहूँगा। हमारी विदुषी बहन आदरणीय डॉक्टर किरणमयी जी, जो शिक्षा विभाग में गुरुकुल की स्नातिका होने के बावजूद आज प्रदेश में जो सह निदेशक के रूप में काम कर रही हैं। हमारे डॉक्टर वीरेंद्र मलिक जी चले गए हैं। आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही अच्छे सम्मानित साथी श्री दयानंद दलाल जी, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ जिले के अध्यक्ष भाई रामराज कादियान जी, और इस गांव की सरपंच महोदया हमारी बहन दर्शना कुमारी जी, हमारे इस विद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय श्री सुरेश जी, आज जिन्होंने यज्ञ संपादित किया आर्य जगत के बहुत प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ब्रह्मदेव वेदालंकार जी, जो विवेकानंद जी के बहुत ही अभिन्न मित्र हैं। यदि इन्होंने ये कह दिया कि 4 बजे पहुंचना है तो ब्रह्मदेव जी 4 बजे ही रोहतक पहुंचेंगे। इतना इनका आपस का एक तरह से गहरा आत्मीय संबंध है। हमारे दिल्ली से पधारे आदरणीय श्री रामपाल शास्त्री जी, मानव सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय सोमदेव शास्त्री जी, आदरणीय आचार्य सत्यव्रत जी, आदरणीय श्री कृष्ण शास्त्री जी, बहुत से हमारे साथी आदरणीय विनोद हुड्डा जी, आदरणीय श्री डॉक्टर दीपेंद्र जी, हमारे बीच में विशेष रूप से अभी आए हैं जिला भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय अजय बंसल जी। कल ही आपका समाचार अखबार में पढ़ा, मैं बहुत प्रसन्नता हुई कि अजय जी ने यहाँ की वागडोर संभाली। हम आशा करेंगे आपके नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हमारे जिले में हो सकें। आदरणीय भाई श्री जितेंद्र सांगवान जी, श्रीमती पुष्पा शर्मा जी, जो अभी भगवतीपुर में प्रिंसिपल हैं और मंच के बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, श्री गोविंद जी, आदरणीय श्री प्रदीप कुमार जी, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अपने अध्यापक संघ के भी और आर्य युग परिषद के भी, मिशन आर्य न्यूज बुलेटिन के डायरेक्टर और विवेकानंद जी के दाएं बाजू, दाएं हाथ ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र आर्य जी, और यहाँ पर विशेष रूप से परिवार में सबसे बड़े भ्राता विवेकानंद जी के, जिनका आशीर्वाद मैं कह सकता हूँ उनके कंधों पर हमेशा रहता है,
श्री विनोद कुमार शास्त्री जी और दूसरे भाई श्री विक्रम कुमार जी जो यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। मैं इन सभी लोगों को एक प्रकार से सम्मान देते हुए यहाँ पर सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि विवेकानंद जी का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं तो ये सफल नहीं होता यदि उनकी सहधर्मिणी आदरणीय मनीषा जी का उनके साथ सहकार और सहयोग नहीं होता, और उनके साथ साथ उनके पुत्र अभिमन्यु जी जो बैठे हुए हैं इनका सहयोग नहीं होता। बीच में किसी ने ये बात उठाई और मैं कई बार ये अनुभव करता हूँ, जिस गति से विवेकानंद जी अपने सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं तो कई बार हम लोगों को भी बड़ी इरिटेशन होने लगती है कि ये कर क्या रहे हैं, ना सुनते किसी की ना मानते किसी की। और घर में मनीषा जी और अभिमन्यु जी और उनके अतिरिक्त भी सारे दूसरे परिवार वो क्या कहते होंगे कि ये अच्छे लगे कि इनको फुर्सत ही नहीं लगती, ना औरों की मानते ना हमारी मानते। किंतु कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि जो प्रवृत्ति आचार्य वेदव्रत शास्त्री जी में नहीं थी, अर्थात वे आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, पूरे देश में उनका आचार्य प्रकाशन प्रसिद्ध है, लाखों उन्होंने पन्ने छापे होंगे, हजारों किताबें छापी होंगी, बहुत सारे मैगजीन पत्रिकाएं छापी होंगी, खुद प्रूफ देखना छापना उसको देश दुनिया में भेजना। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उनकी विद्वत्ता का जैसे आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी ने अभी बताया उनका कोई भी मुकाबला नहीं होता। वो इतने स्थित प्रज्ञ थे कि अपने कार्य में हमेशा दिन और रात लगे रहते थे, किंतु वो बाह्यमुखी नहीं थे। वो बाहर लोगों के बीच में एक सामाजिक रूप से अपने व्यक्तित्व को बहुत अधिक इस तरह से प्रदर्शित कभी नहीं करते थे, और उसको पूर्ति करने के लिए मैं ये देखता हूँ ना वो योग्यता विनोद जी में आ पाई। विक्रम जी अपने व्यवसाय में बिजी रहते हैं, दूसरे विजय जी भी और कामों में रहते हैं, किंतु विवेकानंद जी में मैं ये देखता हूँ यदि इनमें ये गुण नहीं आया होता तो वेदव्रत शास्त्री जैसा आर्य जगत का इतना महान विद्वान ऐसे ही शायद रह जाता कि लोग उनको जान नहीं पाते। आज इस सभा में आप देख लीजिएगा हमारे प्रदेश के जो अध्यापक संगठन हैं उनके शीर्षस्थ नेता, प्रदेश स्तर के अधिकारी, हमारे पार्टी जो आज सत्तारूढ़ पार्टी है प्रदेश में भी, केंद्र में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके जिले के एक प्रकार से अध्यक्ष, यहाँ हमारे यहाँ के सरपंच, यहाँ पर बहुत सारे गणमान्य लोग, और यहाँ पर ये सारा संपर्क कैसे हो गया। और सीकर तक जा करके भी स्वामी जी को पाबंद कर लिया कि नहीं आना पड़ेगा चाहे कुछ हो। अब स्वामी जी अपने सीकर जिले की चीज़ों में इतने व्यस्त रहते हैं, और बहुत बड़ा जिला है, मैं जानता हूँ उनकी व्यस्तता को, किंतु इनका आग्रह इतना भारी होता है कि कोई उसमें मना कर नहीं सकता। मैंने जब ये कार्यक्रम रखने लगे तो मैंने कई तरह के सवाल उठाए कि आप क्या कर रहे हो, इतना ये लॉकडाउन लगने लग रहा, दोबारा लगा दिया हमारी सरकार ने, यहाँ तो शनि इतवार को फिर पाबंदियाँ लगाई थी क्योंकि बहुत बढ़ रहा है ये कोरोना, और आप वहाँ भीड़ जुटाओगे। आप सरकारी कर्मचारी हैं, हेडमास्टर साहब से भी पूछो, प्रिंसिपल साहब से भी पूछो, सबसे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं आप चिंता ना करें, मैं सबसे बात कर रहा हूँ और केवल यज्ञ और पौधारोपण करना है। वास्तव में चयन बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण उनका था। जो यज्ञ किया है, यज्ञ का जो उद्देश्य है वो पर्यावरण को सुरक्षित करना भी है। जो देव यज्ञ हमने किया, इसके माध्यम से इस वायुमंडल में जितना भी दूषित वातावरण होता है, देव यज्ञ में डाले जाने वाले सारे पदार्थ, चाहे वो सामग्री के माध्यम से डालें, चाहे घृत के माध्यम से डालें, चाहे और चीजें हम डालते हैं, उन सब से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। और इसी पर्यावरण का दूसरा यज्ञ है पौधारोपण। पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे लगाना भी बहुत बड़ा यज्ञ है। और आप अपने जीवन में जितने भी परोपकार के काम करते हैं वो सारे के सारे यज्ञ कहलाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी ने अपना जन्मदिन मनाते हुए वास्तव में एक ऐसा नमूना प्रस्तुत किया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सब लोग अगर अपना जन्मदिन इसी प्रकार से मनाने लगे कि वो कुछ पौधे लगाने का निश्चय कर लें या कोई और परोपकार का काम करने का निश्चय कर लें, तो समाज बदल जाए पूरा का पूरा। आज हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, क्या करते हैं, दावत देंगे, किसी होटल को बुक कर लेंगे, वहाँ पर बड़े लोग, हाई प्रोफाइल लोग तो शराब की बोतलें खोल देंगे और दूसरे तरीके से उसका फंक्शन हो जाएगा। थोड़ी देर जो है तालियां बजा करके, बधाइयां दे करके, हैप्पी बर्थडे टू यू कह करके चले जाएंगे। जिसका जन्मदिन था वो भी घर, बाकी भी घर, कुछ हजारों रुपए का खर्च हो जाएगा, बात समाप्त हो जाती है। जीवन के साथ कोई भी उसका एक सकारात्मक रूप प्रकट होता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज ये जन्मदिन का मनाने का जो तरीका है
वास्तव में इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसका समायोजन किया। एक तरफ पौधारोपण, आज हमारे प्रदेश का भी लक्ष्य है, मुख्यमंत्री जी ने कहा हुआ लाखों पेड़ लगाने हैं। देश में भी पेड़ चाहिए क्योंकि 25% जमीन के ऊपर जब तक जंगल नहीं होंगे हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो सकता। तो वो बहुत बड़ा एक राष्ट्र यज्ञ के रूप में आपने रखा। और दूसरा देव यज्ञ किया, जो हमारी भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में यज्ञ के बिना तो हमारी संस्कृति खड़ी ही नहीं हो सकती। यज्ञ ही हमारी संस्कृति का आधार है एक प्रकार से। तो दोनों ही पवित्र कार्य आपने अपने इस जन्मदिन पर आयोजित किए। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।